मुश्किल से 2 चारपाइयों की जगह रही होगी। उसी में सोना, उसी में पढ़ना, उसी में भोजन बनाना। सूरज की किरणों से दूर उस सीलन भरे कमरे में ही मेरा सारा संसार सिमट आया था। परमा जिस दिन अपने गांव से अत्तर ले आता, हम दोनों का सुरभई चढ़ाकर उस दिन पागलों की तरह हंसने या रोने का दौर शुरू होता। किराया समय पर न चुकाने के कारण होटल का मालिक भी कम परेशान नहीं था, किंतु अपना पेट काटकर हम जो किराया उसे दे रहे थे, उसका लोभ उसे कुछ भी न कहने के लिए विवश कर देता। कभी कभी वह स्वयं ही हमारे साथ बम बम भोले भोले कहता हुआ चीलम के निचले सिरे पर बित्ते भर का निचोड़ा हुआ गीला कपड़ा लपेटकर इतनी जोर से लंबी सांस खींचता कि चिलम की ऊपरी सतह पर सहसा आग की लपट सी उठ जाती और फिर ढेर सारा धुआं स्वाद लेकर रुककर छोड़ता तो कमरा धुएं से भर जाता। परमानंद उस दिन घर गया था, बहन की शादी में। अकेला ही मैं अंधेरे कमरे में पड़ा था मुर्दे की तरह। अंत में पड़े पड़े भी जब ऊब गया तो किवाड़ खोल लिए थे मैंने और बाहर की ओर देखने लगा था, खोई खोई दृष्टि से। बाहर सड़क की पीली बत्ती पर कितनी पतंगे मरड़ा रही थी। धुंध के उस पार काली धुंधली पहाड़ियों पर जुगनू की तरह कभी कभी कोई प्रकाश बिंदु चमकता और ओझल हो जाता। शायद कोई बस आ जा रही हो। मैं सहसा उठ खड़ा हुआ, कपड़े बदलकर बाहर निकला तो घुटन कुछ कम हुई। लेक ब्रिज पर आज कितनी भीड़ थी। उजले झील पर कई इंद्रधनुष तैर रहे थे। मुझे याद आया, आज फिर पूर्णिमा की रात थी, फिर वैसा ही ज्वार उमड़ रहा था। उसी तरह झील का निर्मल जल चंद्र प्रकाश में दर्पण की तरह चमक रहा था। दर्शन घर के आगे अकेले एक बेंच पर मैं बैठ गया था, संज्ञाहीन सा। पता नहीं कब तक बैठा रहा। सड़कें जब सूनी सूनी हो गई, घरों की बत्तियां बुझने लगी तो मुझे होश आया। मेरे पांव जल्दी जल्दी लौटने लगी। सीढ़ियां उतर ही रहा था कि अपने दरवाजे के आगे एक छाया से खड़ी दिखी। कौन? आश्चर्य से मेरे मुंह से निकल पड़ा। छाया अपने स्थान पर तनिक हिली। मैं, हाँ तुम? मेरे सूखे होठ खुलाए। अंधेरे में यहां इस समय तुम अपलक मेरी ओर देख रही थी, चुप। कितना कुछ नहीं था तुम्हारी आंखों में कहने के लिए। पत्थर की मूर्तियों की तरह न जाने हम कब तक एक दूसरे के आमने सामने गूंगे से खड़े रहे। तभी सहसा तुम मुड़ी और धीमे धीमे कदम रखती हुई अंधेरे सीढ़ियों की उस पार कहीं ओझल हो गई थी। तुम्हारे चले जाने के बाद भी मैं वैसा ही खड़ा रहा था, काठ सा, पता नहीं कब तक। कब मैंने दरवाजा खोला, कब अंदर गया, मुझे याद नहीं। उस रात मुझे लगता रहा मैंने यूं ही नशे में कोई सपना देखा होगा। तुम आती तो क्या बोलती नहीं, बातें नहीं करती। हाँ, यह सोचना तो मैं भूल ही गया था उस क्षण कि तुम आती ही क्यों अनमेहा। दूसरे दिन कॉलेज में सुहास ने बतलाया कि तुम आज प्रातः बस से नैनीताल छोड़कर चली गई हो लखनऊ के लिए। अब वहीं रहोगी, वहीं पढ़ोगी, कभी भी नैनीताल नहीं आओगी। यह क्या कर रहे हो? आश्चर्य से मेरा मुंह खुलाया। हाँ, ठीक कह रहा हूँ गुरु, सुहास उसी सहजता से बोला। यहाँ उसका मन नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों। दिन रात खोई खोई सी रहती। पहले अकेली अकारण घूमती रहती, कभी झील के किनारे किनारे तो कभी सूखा ताल की कब्रों की तरफ निकल जाती। पूर्णमासी की रात झील के निकट बैठ जाती। बड़ी मुश्किल से उसे घर लाता था। इधर कुछ दिनों से उसने घूमना फिरना बंद कर दिया था। अपनी पढ़ने की मेज पर बैठ जाती और खिड़की खोलकर बाहर ताकती रहती। आड़ू के पेड़ के अलावा वहां से कुछ भी दिखलाई न देता था। अंकल किसी मनोरोग विशेषज्ञ को दिखलाने की बात करती तो वह पागलों की तरह हंस पड़ती थी। परसों आंटी ने आड़ू का वह पेड़ भी कटवा दिया तो वह कितना कितना रोई थी। क्यों कटवाया? मेरे होठों से टूट टूट कर 2 शब्द बिखर गए थे। वहां गुलाब के पौधे लगवाने थे ना। आंटी को इधर बागवानी का नया शौक जागा है। चौबटिया गार्डन से उन्होंने तरह तरह के पौधे मंगवा लिए थे। अपने चिड़ियाघर की जगह भी उन्होंने क्यारियां बना ली हैं। थोड़ी देर तक दोनों चुप रहे। तभी मुझे याद आया, इस समय तो एडमिशन मिलना भी कठिन होगा ना।
हाँ, उसे जैसे कुछ याद आया, लेकिन प्रॉब्लम नहीं होगी शायद। यूनिवर्सिटी में उसके कोई रिश्तेदार रजिस्ट्रार हैं। उसकी पटुआ डांगर वाले जीजी के पति भी अब लखनऊ में ही चले गए हैं। संभवतः उन्हीं के कहने से अनमेहा वहां गई हो। मुझे सच नहीं लग रहा था। सच, तुम चली गई नेहा। मेरा मन आज किसी भी तरह कुछ भी मानने को तैयार न हो रहा था। तुम्हारी अनुपस्थिति का इतना तीव्र एहसास अब क्यों हो रहा था? जब भी कहीं जाता मेरी सुनी सुनी निगाहें कुछ खोजने से क्यों लगती थी? क्यों? लेक ब्रिज के ऊपर डाक खाने के आगे लगी रेलिंग पर बैठा रहता, आते जाते आदमियों को देखता। कहीं तुम फिर लौट कर न आ गई हो सकता है एडमिशन न मिला हो। शाम को उन्हीं रास्तों पर उसी तरह घूमता जिस तरह तुम्हारे साथ कभी चला जाया करता था। उस दिन राक्षी पर यूं कोई पिक्चर देख आया था। उसी सीट पर बैठा जिस सीट पर उस दिन बैठा जब हमने बाइसिकल थीप देखी थी। सुहास से मिलने के बहाने कितनी बार ब्लू कॉटेज गया था। वह कमरा कितनी बार देखा, दीवारें छू छू कर, जिसमें तुम्हें पढ़ाया करता था। वह छोटी सी गोल मेज अब तक वहां उसी तरह रखी थी। उसी तरह उसके आसपास बेत की 2 कुर्सियां पड़ी थी। उस स्थान को खोजता रहा जहां बरसात में आड़ू का छतरी नुमा नन्हा पेड़ भीगा भीगा सा खड़ा रहता, सिर झुकाए। पूरे चांद की रात में अकेला ही नाव लेकर निकल जाता। आसमान की ओर उठती उन चमचमाती लहरों में तुम्हारे हजारों प्रतिबिंब क्यों नजर आने लगते थे मुझे? मेरे लिए अब यह सब असह्य उठा था। इतना एकाकी मैं अपने को कभी भी अनुभव नहीं किया था। शाम को कभी कभी चील चक्कर के घुमावदार मोड़ों की तरफ निकल जाता। अंधियारे में लौटते समय कोई जीप या बस बलिंदा घाट की तरफ से आती दिखती तो मैं पता नहीं क्यों सड़क के किनारे जिज्ञासा से देखता हुआ ठहर जाता। जब तक वह बस पास न आती, मेरी बगल से गुजरकर ओझल न हो जाती, मैं ठगा ठगा सा खड़ा रहता। मैं जानता था तुम ऐसे इस तरह कैसे आ सकती हो, फिर भी मेरा पागल मन मानता न था। आपके कपड़े कितने ठंडे हो गए हैं। मैं स्वयं अपने कपड़ों को सहलाता। सचमुच मेरे कपड़े कितने ठंडे ठंडे से लगते। अखबार में लखनऊ की कोई खबर होती, उसे बड़ी उत्सुकता से पढ़ता। न जाने वह शहर अब मुझे क्यों इतना अपना लगने लगा था, जिसे मैंने कभी भी न देखा था, जिसके बारे में मेरा किसी भी तरह का संबंध न रहा था। इस कहानी का शेष भाग अगले वीडियो में। धन्यवाद।